Hello, everyone. Welcome back to Study with Soumya. I hope you are doing well and your CS executive preparation is going great. Today, we are starting with a brand new chapter under ECIPL, that is Chapter 18 Law Relating to Copyright. But before we begin, if you haven't watched the previous chapters on trademark law and patent law, I highly recommend watching them first because all these topics are important parts of IPR and are interconnected in many ways. Now, in this chapter, we will understand what copyright is, what kind of creations it protects, who gets copyright protection, what rights are available to the owner, and various legal provisions related to copyright law. Don't worry, if you are studying this topic for the first time, we will cover everything step by step in a simple and exam oriented manner. So, without wasting any time, let's begin Chapter 18 Law Relating to Copyright. आज हम कॉपीराइट लॉ का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको कॉपीराइट प्रॉपरली समझ आ गया तो पूरा चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा क्योंकि बाकी सारे प्रोविजंस इसी फाउंडेशन पर बेस्ड हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन. अब सोचो, आपने लेट्स से 10 डेज लगाकर सीएस एग्जीक्यूटिव के नोट्स बनाए, खुद आपने डायग्राम्स बनाए, खुद फ्लो चार्ट्स बनाए, एग्जाम्पल्स लिखे, समरी प्रिपेयर करी एंड नेक्स्ट डे कोई पर्सन आपके नोट्स का फ़ोटो लेकर टेलीग्राम पर अपने नेम से अपलोड कर दे. हाउ वुड यू फील? यू वुड ऑब्वियसली फील बैड. आप कहोगे मेहनत मैंने करी और क्रेडिट किसी और को कैसे मिल रहा है. एंड एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कॉपीराइट लॉ. कॉपीराइट मीन्स व्हाट? सबसे पहले इस वर्ड को ब्रेक करते हैं. कॉपी प्लस राइट. सिंपल मीनिंग इज किसी ओरिजिनल वर्क को कॉपी करने का लीगल राइट. दैट इज, लॉ क्रिएटर को कंट्रोल देता है कि उसके वर्क को कौन यूज करेगा, कौन कॉपी करेगा और कौन नहीं. नाउ लेट्स रीड व्हाट इज गिवन इन द बुक. व्हाट इज कॉपीराइट? Copyright is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. अब इस डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं. Copyright is a legal term. That means ये कोई moral right नहीं है. ये लॉ के द्वारा दिया गया एक लीगल प्रोटेक्शन है. अगर कोई आपके कॉपीराइट को वायलेट करे तो आप कोर्ट जा सकते हो, कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो. राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव. सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड क्रिएटर. क्रिएटर कौन है? जो ओरिजिनल वर्क क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, बुक लिखने वाला ऑथर, सॉन्ग कंपोज करने वाला म्यूजिशियन, पेंटिंग बनाने वाला आर्टिस्ट, सॉफ्टवेयर बनाने वाला प्रोग्रामर एंड ऑल दीज, ये सब क्रिएटर्स हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. लेट्स से मैंने एक कॉपीराइट लॉ की बुक लिखी. उस बुक को कंप्लीट करने में मुझे 2 years लगे. मैंने रिसर्च करी, एग्जाम्पल्स ऐड करे, लैंग्वेज सिंप्लीफाई करी. अब अगर कोई पर्सन उस बुक को फोटो कॉपी करके मार्केट में बेचने लगे तो इज़ इट फेयर? ऑफ कोर्स नॉट. इसीलिए लॉ मुझे प्रोटेक्शन देता है. यही कॉपीराइट है. Now let's see what types of works are protected. कॉपीराइट प्रोटेक्शन बुक से लेकर कंप्यूटर प्रोग्राम्स तक सबको मिलता है. स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं. वो सोचते हैं सिर्फ बुक्स पर कॉपीराइट होता है. नहीं, बहुत सारी क्रिएशंस प्रोटेक्टेड होती हैं. लिटरेरी वर्क्स. लिटरेरी का मतलब सिर्फ लिटरेचर नहीं होता. लॉ में इसका मीनिंग बहुत ब्रॉड है. फॉर एग्जाम्पल, बुक्स, articles, notes, blogs, e-books, study materials, scripts and many more. Let's say आपने CS एग्जीक्यूटिव के लिए 100 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स बनाए. ये लिटरेरी वर्क है और इस पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सकता है. म्यूजिकल वर्क्स लाइक सॉन्ग्स, लिरिक्स, म्यूजिक कॉम्पोजिशन, ट्यून्स एंड इवन बैकग्राउंड म्यूजिक. लेट्स से आपने एक ओरिजिनल सॉन्ग कंपोज किया, चाहे वो आपने मोबाइल पर ही रिकॉर्ड किया हो, उस क्रिएशन पर कॉपीराइट अराइज हो सकता है. Artistic works like paintings, sketches, photography, illustrations, graphics, designs, drawings and many more. Let's say आपने कैनवा पर खुद के एक ओरिजिनल इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करी. उस पर डिज़ाइन पर कॉपीराइट प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है. Films like movies, short films, documentaries, web series, YouTube videos all can enjoy copyright protection. कंप्यूटर प्रोग्राम्स. आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है.
लाइक इंस्टाग्राम ऐप, व्हाट्सएप ऐप, मोबाइल गेम्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं और कॉपीराइट प्रोटेक्शन इंजॉय करते हैं। डेटाबेसेस, डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, लाइक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, कस्टमर डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस। एडवर्टीजमेंट भी प्रोटेक्टेड हो सकती हैं, लाइक यूनिक एड स्क्रिप्ट, क्रिएटिव एड डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग जिंगल। Maps and technical drawings like architecture plans, engineer drawings, maps, technical diagrams, ये भी copyright protection के अंडर आ सकते हैं। Now, why does copyright law exist? The object of copyright is to protect and reward the author's labor. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइट लॉ का पर्पस है क्रिएटिविटी को इनकरेज करना और क्रिएटर की हार्डवर्क को रिवॉर्ड करना। अब सोचो, अगर कॉपीराइट प्रोटेक्शन ही ना हो, कोई ऑथर बुक लिखे और नेक्स्ट डे सब लोग उसकी कॉपीज बेचना शुरू कर दे, ऑथर को क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ भी नहीं। एंड रिजल्ट, लोग क्रिएट करना ही बंद कर देंगे। इसीलिए लॉ क्रिएटर्स को प्रोटेक्शन देता है। नाउ, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स एक्सप्रेशंस नॉट आइडियाज। ये पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। Now what does it mean? It means कि लॉ आइडियाज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता, लॉ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। लेट्स से आपको कोई आइडिया आया, एक पुअर स्टूडेंट हार्डवर्क करके आईएएस ऑफिसर बन जाता है। ये सिर्फ आइडिया है, इस आइडिया पर कॉपीराइट नहीं मिलेगा। बट अगर आप उस आइडिया पर नॉवल लिखते हो, कैरेक्टर्स क्रिएट करते हो, स्टोरी डेवलप करते हो, डायलॉग्स लिखते हो, अब जो एक्चुअल नॉवल लिखी गई है उस एक्सप्रेशन पर कॉपीराइट मिलेगा, आइडिया पर नहीं। सो आइडियाज आर नॉट प्रोटेक्टेड बट एक्सप्रेशंस आर प्रोटेक्टेड। ना, वर्क मस्ट बी सेट इन अ फिजिकल फॉर्म। इट मीन्स कि सिर्फ दिमाग में आइडिया होने से कॉपीराइट नहीं मिलेगा, उसे किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। लेट्स से मेरे माइंड में एक बहुत अमेजिंग सा सॉन्ग है, लेकिन मैंने उसे लिखा नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया, स्टोर नहीं किया, तो कॉपीराइट क्लेम करना डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर मैंने लेट्स से लिरिक्स लिख लिए, ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, कंप्यूटर में सेव कर लिया, तो वर्क टैंजिबल फॉर्म में आ गया। कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज पॉसिबल। वाई शुड कॉपीराइट बी प्रोटेक्टेड? अब तक हमने समझा कि कॉपीराइट क्या होता है, लेकिन अब एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, लॉ कॉपीराइट प्रोटेक्शन देता ही क्यों है? अगर कॉपीराइट लॉ ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगी? ये टॉपिक एग्जामिनर भी पूछता है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक अबाउट दिस, एक ऑथर ने 3 साल लगाकर बुक लिखी, एक म्यूजिशियन ने 6 महीने लगाकर सॉन्ग कंपोज किया, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने 2 साल लगाकर एप्लीकेशन डेवलप करी, एंड नेक्स्ट डे कोई भी उनकी क्रिएशन को कॉपी करके फ्री में यूज़ करने लगा। तो क्या हुआ? क्रिएटर्स को ना रिवॉर्ड मिला, उनकी मेहनत वेस्ट हो गई और धीरे धीरे लोग क्रिएट करना ही बंद कर देंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन दी जाती है। कॉपीराइट इंश्योर्स सर्टेन मिनिमम सेफगार्ड्स ऑफ राइट्स ऑफ ऑथर्स ओवर देयर क्रिएशंस। लॉ गारंटी करता है मिनिमम सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स का मतलब है प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, लीगल शील्ड, राइट ऑफ ऑथर्स। ऑथर्स का मतलब सिर्फ बुक राइटर्स नहीं है, यहाँ ऑथर का मीनिंग है क्रिएटर। ओवर देयर क्रिएशंस, जो ओरिजिनल वर्क उन्होंने क्रिएट करा है। सो कॉपीराइट क्रिएटर की क्रिएशन को लीगल प्रोटेक्शन देता है ताकि कोई भी उसकी परमिशन के बिना उसको यूज़ या कॉपी ना कर सके। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स एंड रिवॉर्ड्स क्रिएटिविटी, ये लाइन पूरे कॉपीराइट चैप्टर की सोल है। कॉपीराइट का मेन पर्पस है क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करना और क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड करना। वाई रिवॉर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट? अब सोचो, अगर ऑथर्स को कोई रिवॉर्ड ना मिले, म्यूजिशियंस को अर्निंग ही ना मिले, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को प्रॉफिट ही ना मिले, तो क्या वो फ्यूचर में दोबारा ऐसा काम करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। क्रिएटिविटी इज़ द की स्टोन ऑफ प्रोग्रेस। की स्टोन का मतलब होता है फाउंडेशन, बेस, सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर। सो क्रिएटिविटी ही प्रोग्रेस का फाउंडेशन है। आज हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, ये सब क्रिएटिविटी की वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर क्रिएटर्स को प्रोटेक्शन ना मिले तो इनोवेशन स्लो हो जाएगा। नो सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन अफोर्ड टू इग्नोर क्रिएटिविटी।
एक डेवलप्ड सोसाइटी क्रिएटिविटी को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि क्रिएटिविटी ही डेवलपमेंट को ड्राइव करती है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से न्यू बिजनेस बनते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, जॉब्स क्रिएट होती है, इकोनॉमिक ग्रो करती है। लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब किसी की क्रिएटिव थिंकिंग का रिजल्ट है। क्रिएटिविटी सोसाइटी को एजुकेट भी करती है, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। लाइक एजुकेशनल बुक्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, डॉक्यूमेंट्रीज, रिसर्च आर्टिकल्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब सोसाइटी को बेटर बनाते हैं। ना हु गेट्स प्रोटेक्शन? बुक में बहुत सारे क्रिएटर्स मेंशन किए गए हैं। एग्जामिनर आपको ये डायरेक्ट पूछ सकता है। सो कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स राइटर्स, आर्टिस्ट, designers, dramatics, musicians, architects, producer of sound records, film producers, software developers. Now, why is this protection given? It creates an atmosphere conducive to creativity. लॉ क्रिएटर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि आप क्रिएट करो, आपकी क्रिएशन लीगली प्रोटेक्टेड रहेगी। इफेक्ट ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन: प्रोटेक्शन मिलने से एग्जिस्टिंग क्रिएटर्स और क्रिएट करते हैं, न्यू क्रिएटर्स इंस्पायर होते हैं, सोसाइटी में इनोवेशन बढ़ता है, नॉलेज ग्रो होती है। ना, अब हम कॉपीराइट एक्ट के ऑब्जेक्टिव समझते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक राइट ऑफ ऑथर: कॉपीराइट एक्ट ऑथर को कुछ इकोनॉमिक राइट देता है। इकोनॉमिक राइट्स का मतलब ऐसे राइट जिनके थ्रू ऑथर अर्निंग कर सकता है। राइट टू रिप्रोड्यूस: रिप्रोड्यूस का मतलब कॉपी बनाना, बुक प्रिंट करना, सॉन्ग कॉपी करना, सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट करना, ये राइट ऑथर का होता है। राइट टू इशू कॉपीज: ऑथर डिसाइड करेगा कौन कॉपीज मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। राइट टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक: मूवी थिएटर में फिल्म दिखाना, टीवी पर ब्रॉडकास्ट करना, यूट्यूब पर पब्लिश करना, ये राइट्स ऑथर के कंट्रोल में होते हैं। राइट टू मेक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग: नॉवल को मूवी बनाना, बुक को ऑडियो बुक बनाना, परमिशन रिक्वायर्ड होती है। राइट ऑफ अडेप्टेशन: अडेप्टेशन मतलब ओरिजिनल वर्क को न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना, लाइक नॉवल को मूवी बनाना, बुक को किसी वेब सीरीज में बनाना, किसी स्टोरी का एनिमेटेड वीडियो बनाना। राइट ऑफ ट्रांसलेशन: इंग्लिश बुक को हिंदी बुक करना, हिंदी नॉवल को तमिल में ट्रांसलेट करना, ये भी कॉपीराइट ओनर का राइट है। मॉरल राइट्स: स्टूडेंट्स, अब आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मॉरल राइट्स। व्हाट आर मॉरल राइट्स? ये राइट्स ऑथर की पर्सनैलिटी और रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, मनी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। राइट टू क्लेम ऑथरशिप: ऑथर कह सकता है ये वर्क मैंने क्रिएट करा है, क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। मान लो आपने एक बुक लिखी और किसी ने अपना नाम ऑथर के रूप में डाल दिया, ये आपके ऑथरशिप राइट का वायलेशन है। राइट ऑफ इंटेग्रिटी: ऑथर अपने ऑनर और रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेट्स से किसी ऑथर की बुक को डिस्टॉर्ट करके पब्लिश कर दिया गया और उससे ऑथर की रेप्यूटेशन डैमेज हो गई, ऑथर एक्शन ले सकता है। मॉरल राइट्स रिमेन विद द ऑथर इवन आफ्टर असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट: चाहे ऑथर कॉपीराइट किसी और को ट्रांसफ़र कर दे, फिर भी ऑथरशिप और रेप्यूटेशन वाले राइट्स उसके पास रह सकते हैं। Now let us understand who is an author under copyright law. अब तक हम कॉपीराइट समझ चुके हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कॉपीराइट किस पर्सन को मिलता है। लॉ के हिसाब से ऑथर कौन होता है? नॉर्मली जब हम ऑथर वर्ड सुनते हैं तो हमें बुक लिखने वाला पर्सन याद आता है, लेकिन कॉपीराइट लॉ में ऑथर का मीनिंग बहुत ब्रॉड है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 और 2 मार्क्स के लिए, लाइक हु इज़ एन ऑथर अंडर कॉपीराइट एक्ट, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब एक गोल्डन रूल को याद रखते हैं कि ऑथर वो होता है जिसने पर्टिकुलर वर्क क्रिएट किया है, लेकिन हर टाइप ऑफ वर्क में ऑथर अलग हो सकता है, इसीलिए लॉ हर कैटेगरी के लिए सेपरेट डेफिनेशन देता है। इन रिलेशन टू लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क, द ऑथर ऑफ द वर्क: अगर वर्क लिटरेरी है, लाइक बुक्स, आर्टिकल्स, नोट्स, ब्लॉग्स, स्टडी मटेरियल, ई बुक्स एक्सेट्रा, तो जिसने उस वर्क को लिखा है वो ऑथर होगा। और अगर वर्क ड्रामेटिक है, प्लेज, स्टेज परफॉर्मेंस, ड्रामा, स्क्रिप्ट एक्सेट्रा, तो जिसने उसको लिखा है वही ऑथर होगा। इन रिलेशन टू म्यूजिकल वर्क, द कंपोजर:
यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। लॉ कहता है कि म्यूजिकल वर्क का ऑथर सिंगर नहीं होता, कंपोज़र होता है। अब कंपोज़र कौन होता है? जो म्यूज़िक क्रिएट करता है, जो ट्यून बनाता है, जो मेलोडी कंपोज करता है, वो कंपोज़र होता है। लेट्स से म्यूज़िक कंपोज किया मिस्टर ए ने और सॉन्ग गाया मिस्टर बी ने, तो लॉ के हिसाब से म्यूज़िकल वर्क का ऑथर कौन होगा? मिस्टर ए, यानी कंपोज़र। In relation to artistic work other than the photograph, the artist. अगर कोई आर्टिस्टिक क्रिएशन है तो उसका क्रिएटर ही ऑथर माना जाएगा। लाइक पेंटिंग, स्केचेस, ड्राइंग्स, इलस्ट्रेशंस, जो उसको बनाएगा वो ऑथर है। इन रिलेशन टू फोटोग्राफ, द पर्सन टेकिंग द फोटोग्राफ। फोटो में ऑथर मॉडल नहीं होता, फोटो में ऑथर फोटोग्राफर होता है। दैट इज, अगर आप वेडिंग फ़ोटोशूट करवा रहे हो तो ब्राइड और ग्रूम फ़ोटो में है, लेकिन फ़ोटो किसने क्लिक करी? फोटोग्राफर ने। तो लॉ के अकॉर्डिंग ऑथर कौन है? फोटोग्राफर, ना कि ब्राइड और ग्रूम। इन रिलेशन टू सिनेमाटोग्राफ, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग, द प्रोड्यूसर। मूवी का जो ऑथर है वो एक्टर नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर इज़ द ऑथर, क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंटायर प्रोडक्शन को ब्रिंग टुगेदर करता है। लेट्स से मूवी में एक्टर एक्टिंग करता है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, लेकिन कॉपीराइट पर्पस के लिए ऑथर कौन माना जाएगा? प्रोड्यूसर। नाउ इन केस ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्ड हुआ, एल्बम प्रोड्यूस हुई, ऑथर कौन होगा? प्रोड्यूसर। तो फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग के केस में ऑथर कौन है? प्रोड्यूसर। In relation to any literary, dramatic, musical or artistic work which is computer generated, the person who causes the work to be created. ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोविज़न है। कभी कभी वर्क डायरेक्टली कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की हेल्प से जनरेट होता है, इसलिए लॉ कहता है ऑथर वो पर्सन होगा जिसने उस वर्क को क्रिएट कराया। सो इन केस ऑफ लिटरेरी वर्क, राइटर या ऑथर, ड्रामेटिक वर्क, राइटर, म्यूजिकल वर्क, कंपोजर, आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्ट, फोटोग्राफ, फोटोग्राफर, फिल्म, producer, sound recording, producer, computer generated work, person causing creation. So we can make a quick revision table for it to revise the definition. Now, let's move to the next topic, works in which copyright subsist, section 13. अब तक हमने समझा कि कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट को प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है, ऑथर कौन होता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किस टाइप के वर्क्स में कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है और क्या हर क्रिएशन ऑटोमेटिकली कॉपीराइट प्रोटेक्शन ले लेती है? आंसर इज़ नो। लॉ स्पेसिफिकली बताता है कि किन वर्क्स में कॉपीराइट सबसिस्ट करेगा, और ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सेक्शन 13 कॉपीराइट एक्ट का फाउंडेशन सेक्शन माना जाता है ना। लेट्स से मैंने एक पोएम लिखी, या मैंने एक सॉन्ग कंपोज किया, या मूवी प्रोड्यूस करी, साउंड रिकॉर्डिंग बनाई, क्या इन सब में कॉपीराइट होगा? सेक्शन 13 हमें इसी का आंसर देता है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1, कॉपीराइट शैल सबसिस्ट थ्रू आउट इंडिया इन द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ वर्क। यहाँ सबसिस्ट का मतलब है एग्जिस्ट करना, कंटिन्यू रहना और लीगल प्रोटेक्शन मिलना। सिंपल वर्ड्स में कॉपीराइट इंडिया में किन वर्क्स को प्रोटेक्शन देगा? कैटेगरी 1, ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है ओरिजिनल। व्हाट डज ओरिजिनल मीन? ओरिजिनल का मतलब ये नहीं है कि आइडिया बिल्कुल दुनिया में पहली बार आया हो। ओरिजिनल का मतलब है वर्क क्रिएटर की अपनी स्किल, लेबर और जजमेंट से बना हो, ना कि कॉपी पेस्ट से। लेट्स से आप कॉपीराइट लॉ के नोट्स खुद प्रिपेयर करते हो, खुद एक्सप्लेनेशंस लिखते हो, खुद एग्जाम्पल्स देते हो, ये एक ओरिजिनल वर्क है, इस पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सकती है। बट अगर आप किसी टीचर के नोट्स वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लो तो वो ओरिजिनल वर्क नहीं है और कॉपीराइट प्रोटेक्शन का इशू आ सकता है। लिटरेरी वर्क like books, article, blogs, notes, dramatic work like theater scripts, plays, stage performance, or musical works like musical composition, tunes, melodies, artistic work like painting, drawing, sketches, etc. Second category is cinematograph films. ये भी directly protected category है. But what is cinematograph film?
एनी मूविंग विजुअल रिकॉर्डिंग, जैसे कि मूवी, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज, एनिमेटेड फिल्म्स एक्सेट्रा। लेट्स से आपने यूट्यूब के लिए एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाई, ये सिनेमाटोग्राफ फिल्म कैटेगरी में आ सकती है, तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन अवेलेबल होगा। थर्ड कैटेगरी इज साउंड रिकॉर्डिंग। कोई भी रिकॉर्डेड साउंड लाइक सॉन्ग्स, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक, रिकॉर्डेड लेक्चर, म्यूजिक एल्बम्स एक्सेट्रा। लेट्स से आपने CS एग्जीक्यूटिव रिवीजन पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, उस साउंड रिकॉर्डिंग पर कॉपीराइट हो सकता है। नाउ सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। अब लॉ बताता है कि हर वर्क ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड नहीं होता, कुछ कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी होती है। पब्लिश्ड वर्क, पब्लिश्ड मीन्स पब्लिक के सामने अवेलेबल कर दिया गया, दैट इज बुक प्रिंट हो गई, सॉन्ग रिलीज हो गया, मूवी रिलीज हो गई। कॉपीराइट जनरली मिलेगा अगर वर्क फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया हो, और अगर आउटसाइड इंडिया पब्लिश हुआ है तो ऑथर इंडियन सिटीजन हो। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। मान लो एक इंडियन ऑथर लंदन में बुक पब्लिश करता है, ऑथर इंडियन सिटीजन है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सकता है। अनपब्लिश्ड वर्क, अब मान लो वर्क पब्लिश ही नहीं हुआ, स्टिल कॉपीराइट मिल सकता है। कंडीशन, ऑथर इंडियन सिटीजन हो और इंडिया में डोमिसाइल्ड हो। डोमिसाइल मतलब परमानेंट होम, यानी कि जहाँ परमानेंटली सेटल होने का इंटेंशन हो। वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के लिए सेपरेट रूल है। उसकी कंडीशन क्या है कि बिल्डिंग इंडिया में लोकेटेड होनी चाहिए, तब कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्किटेक्ट ने दिल्ली में यूनिक बिल्डिंग डिज़ाइन की है तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन अवेलेबल हो सकता है। नाउ अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉइंट ऑथरशिप। जॉइंट ऑथरशिप में कंडीशन सब ऑथर सेटिस्फाई करेंगे। लेट्स से 3 ऑथर्स ने मिलकर बुक लिखी, लॉ की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उन्हें कलेक्टिवली सेटिस्फाई करना होगा। लेट्स मूव टू सेक्शन 13 सब सेक्शन 3। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन कि कॉपीराइट कब नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन 1, इन्फ्रिंजिंग फिल्म। Copyright shall not subsist in a cinematograph film if a substantial part of it infringes copyright of another work. Let's understand it with an example. मान लो किसी ने दूसरी मूवी के सीन्स कॉपी करके अपनी मूवी बना दी और मूवी रिलीज कर दी, क्या उस कॉपीड प्रोटेक्शन को कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट, लॉ इन्फ्रिंजमेंट को रिवॉर्ड नहीं करता। एक्सेप्शन 2 इज इन्फ्रिंजिंग साउंड रिकॉर्डिंग। अगर किसी लिटरेरी, ड्रामेटिक या म्यूजिकल वर्क का कॉपीराइट वायलेट करके साउंड रिकॉर्डिंग बनाई गई हो तो उस रिकॉर्डिंग को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेट्स से किसी सिंगर ने बिना परमिशन के कॉपीराइटेड लिरिक्स यूज़ करके रिकॉर्डिंग रिलीज कर दी, प्रोटेक्शन का इशू अराइज हो सकता है। नाउ फिल्म कॉपीराइट इज़ नॉट इक्वल टू ओरिजिनल वर्क कॉपीराइट। ये एग्ज़ाम फेवरेट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, नॉवल से मूवी बनी, मूवी का अपना कॉपीराइट होगा, नॉवल का अपना कॉपीराइट होगा। मूवी का कॉपीराइट मिलने से नॉवल का कॉपीराइट ख़त्म नहीं होता, दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। अब समझते हैं वर्क ऑफ आर्किटेक्चर के केस में। बुक कहती है कि कॉपीराइट सिर्फ आर्टिस्टिक डिज़ाइन में मिलेगा, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग का यूनिक अपीयरेंस प्रोटेक्टेड हो सकता है, लेकिन ब्रिक लगाने का मेथड या कंस्ट्रक्शन टेक्निक जनरली कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलती उसकी। बट वाई? कॉपीराइट एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, मेथड्स और आइडियाज़ को नहीं। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट डज वर्क मीन? वर्क में क्या आता है? लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमाटोग्राफ फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग। So, with this we come to the end of today's lecture on copyright law. Today we covered some very important foundational concepts including meaning of copyright, why it should be protected, objectives of the act, meaning of author, and work in which copyright subsists under section 13. These concepts form the base of the entire copyright chapter. If your foundation is strong, the upcoming provisions will become much easier to understand and remember.
If you found this lecture helpful, don't forget to like the video, share it with your CS executive friends, and subscribe to my channel for complete ECIPL coverage. And if you have any doubts, questions, or confusion regarding today's topic, drop them in the comment section below. I'll personally go through the comments and try to help you as much as possible. Also, if you're looking for guidance, mentorship, or classes for CS executive preparation and would like to learn directly from me, simply drop a hi in the comments section. My team will connect with you and share the details. In the next video, we will start with one of the most important provisions of the Copyright Act, which is Section 14. So make sure you don't miss the next video. Until then, keep learning, keep revising, and remember, concept समझो, sections खुद याद हो जाएंगे. In the next video, with Section 14, meaning of copyright, will continue. Bye, take care, and happy studying.